स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज हम महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। एक संख्या हम 24 लेते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 12। फिर आप देखें 12 का भी गुणनखंड हो सकता है 2 गुणे 6। फिर आप देखें फिर 6 का भी गुणनखंड हो सकता है 2 गुणे 3। तो अब इनके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं और इन्हीं को अपवर्तक भी कहा जाता है। चाहे आप इनको गुणनखंड कहो और चाहे अपवर्तक कहो। अब उसके बाद एक संख्या हम 36 लेते हैं और 36 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, विधि अभाज्य गुणनखंड करने की ये होती है, तो एकम 2, 1 बचे 16, 2 अठे 16। जब तक गुणनखंड होता रहे करते रहें और फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3, तो ये इसके 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं। और यही अपवर्तक भी है, आपने सीखा है। इन्हीं गुणनखंडों को अपवर्तक भी होते कहते हैं। अब जो गुणनखंड जो अपवर्तक दोनों में हो उनको हम ले लें, ये 2 और फिर ये 2 और फिर ये 3, तो ये क्या कहलाते हैं? समापवर्तक। ऐसे अपवर्तक जो सब में हों, या 2 संख्याएं हैं तो 2 में हो, 3 संख्याएं हैं तो 3 में हो, तो ये समापवर्तक कहलाते हैं। और इनका हम आपस में गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो ये महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सबसे बड़ा समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब हम और संख्याओं पर विचार करेंगे। जैसे 6, 12 और 18, इनके आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 3 संख्याएं हैं तो आप 6 के गुणनखंड करिए, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब आप 12 के गुणनखंड करिए, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब आप 18 के गुणनखंड करिए, 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। अभाज्य गुणनखंड वे होते हैं जिनमें किसी और संख्या से भाग नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका और फिर 18 का, और देखें ये दोनों का समापवर्तक है, तीनों का। इसी प्रकार ये 3, देखिए ये 2 जो है इसमें तो है, बाकी में नहीं है। ये 3 देखें एक बार है और नहीं है, ये 3 इसमें है, इन दोनों का समापवर्तक नहीं है। तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये 2 तिहाई 6, ये महत्तम समापवर्तक, शार्ट में इसको सा लिख देते हैं। ये आपका महत्तम समापवर्तक हुआ। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ, पहली विधि यही होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो आप देखिए गुणनखंड विधि से जो अभी आपने सीखा वही है, फिर भी देख लेते हैं। आप 3 संख्या ले लें, 12 और 24 और 36, और गुणनखंड विधि से इनके महत्तम समापवर्तक निकालें। तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 24 के आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 36 के आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा 6 उतार 16, 2 अठे 16 और 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब इन गुणनखंडों को यहाँ रख लें। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और 24 के गुणनखंड आप रख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 के गुणनखंड रख लें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए ये सार्वगुणनखंड है, समापवर्तक पहला और दूसरा समापवर्तक, और देखें ये तीसरा समापवर्तक।
और इन सबका गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये महासा हुआ महत्तम समापवर्तक। और ध्यान दें, महत्तम समापवर्तक से दी गई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। जैसे 12 से 12 में भाग करें एक बार, और 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, ये जो उसका होता है भाजक होता है। महत्तम समापवर्तक जिन संख्याओं का महत्तम होता है उनको पूरा पूरा विभाजित करता है। अब दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं 36 और 96, और भाग विधि से अगर इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 96 देखिए ये 2 बार जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6 7, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। और इसको घटा लेते हैं, 6 में 2 गए 4, 9 में 7 गए 2। अब इस शेष से इस भाजक में भाग किया जाता है। ध्यान दें, इस शेष से पहले भाजक में एक बार जाएगा, 24 एक कम 24, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1। अब इस शेष से इसमें भाग किया जाएगा 24, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। जिस अंतिम भाजक से आपका भाग खत्म हो जाए वही उसका महत्तम कहलाता है। ये दो संख्याएं, हम 3 संख्याएं लेते हैं और उन पर विचार करते हैं। जैसे 24 और 64 और 96, 3 संख्याएं अगर दी गई हों, भाग विधि से उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो क्या विधि है? आप सबसे छोटी संख्या से बीच वाली संख्या में भाग करते हैं। 64 देखिए 2 बार जाएगा, 24 दूनी 48, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 5, 5 4 गए 1। अब इस शेष से इस भाजक में भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 कम 16, 14 में 6 गए 8। अब इस शेष से इसमें भाग करेंगे 16, 8 दूनी 16, ये भाग समाप्त हुआ। अब इस 8 से उस बड़ी संख्या में जो आपने अभी छोड़ रखा है भाग करेंगे। 8 कम 8, 9 में से 8 गए 1, 44 16, 8 दूनी 16, ये आपका। तो ये महत्तम समापवर्तक जो अंतिम भाजक होता है वही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यहाँ महत्तम समापवर्तक 8 हुआ। अब महत्तम समापवर्तक हमने निकालना सीखा, दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग होता है आप उसको सीखेंगे। प्लीज़ सवाल पढ़ें पहला। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 हाथ की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। ये कितना है? 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। देखिए 2 बोरियां उसने खरीदी हैं खाद की, 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। अब कह रहे हैं उस बड़े से बड़े भार की माप ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बोरियों की खाद को पूरा पूरा तौला जा सके। इसका मतलब उस माप से आप इन दोनों बोरियों में भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब इनका एक खंड होगा, इनका भाजक होगा, इसका मतलब महत्तम होगा। उस बड़े से बड़े माप को ज्ञात कीजिए। तो आप 75 में उसके गुणनखंड करें। देखिए ये 3 से होगा, 3 दूनी 6, 1 बचे 15, 3 बचे 15, फिर 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, तो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 69 में देखें आप तो ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और फिर 23 एकम 23, तो हो जाएगा 3 गुणे 23। तो देखिए यही है समापवर्तक और यही महत्तम समापवर्तक भी है। तो 3 किलोग्राम का बट्टा लें आप, भार लें, बांट लें और उससे दोनों को तौलेंगे तो आराम से दोनों पूरे पूरे विभाजित हो जाएंगे। 3 से 75 भी और 3 से 69 भी। तो सबसे बड़ा बाट यही होगा जिससे दोनों बोरियों की खाद को पूरा पूरा तौला जा सके। हाँ, दूसरा सवाल पढ़ें आप। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। हाँ, सबसे लंबा फीता आपको जिससे पूरी भुजाएं, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पूरा पूरा नापा जा सके। इसका मतलब
उससे अगर इसमें भाग करें तो पूरा पूरा चला जाए, शेष नहीं हो। और बड़ा से बड़ा फीता यानी महत्तम निकालना है आपको, तो आप इनके गुणनखंड करें 825। देखिए इसमें 3 से 3 दूनी 6। देखिए विभाज्यता के अपने नियम हैं, विभाज्यता पर एक वीडियो आप देखेंगे, आज यहाँ देख लें। 3 दूनी 6, 2 बचे 22, 3 सते 21, 1 बचे 15, 3 बचे 15। फिर आपका ये देखिए ये 5 से कटेगा, 5 पचम 25, 2 बचे 25, 5 पचम 25। फिर देखें 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 एकम 11। तो ये गुणनखंड आपके प्राप्त हुए 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। अब 675 के आप देख लें, ये भी 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचे 15, 3 बचे 15। फिर 3 से 3 सते 21, 1 बचे 15, 3 बचे 15। और फिर 3 से 3 दूनी 6, 1 बचे 15, 3 बचे 15। और 5 पचम 25, 5 एकम 5। अब 450 का आप देख लें, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से 3 सते 21, 1 बचे 15, 3 बचे 15। फिर 3 दूनी 6, 1 बचे 15, 3 बचे 15। 5 पचम 25, 5 एकम 5। और आप देखें 2 नहीं है। और देखें ये पहला अपवर्तक तो आपका ये है, समापवर्तक 3 है। और उसके बाद देखें दूसरा समापवर्तक 5 है। और फिर देखें तीसरा समापवर्तक जो है 5 है। इनका आपस में गुणा करें, 3 बचे 15, बचे 75 सेंटीमीटर। ये आपका महत्तम समापवर्तक हुआ। इस तरह हम दैनिक जीवन में अपने महत्तम समापवर्तक का उपयोग देखते हैं। ये 2 सवाल हमने उदाहरण के रूप में लिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।